आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। मरकज ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक सामान की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की खातिर इलेक्ट्रॉनिक सालात तैयार करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटेसिक कीमियावी खाद पर खरीफ 2025 के लिए तग़ज़िये पर मबनी सब्सिडी शरहों को मंजूर कर लिया है। मरकजी सरकार के मुलाजिमीन और पेंशन याफ्ता अफराद के लिए 2% महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पहले मुल्क की खारजा पॉलिसी का मंत्र बन गया है। दिफा की वजारत ने 156 हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर प्रचंड की सप्लाई के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। म्यांमार में शदीद ज़लज़ला आने से कम से कम 144 अफराद मारे गए हैं और 700 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। थाईलैंड में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। और उर्दुन में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की मनीषा भानवाला खवातीन के 62 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सालात तैयार करने से मुताल्लिक स्कीम को मंजूरी दे दी है ताकि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक सामान की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। आज नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स शोबे में काफी तरक्की हुई है। उन्होंने बताया कि इन बरसों में इलेक्ट्रॉनिक सामान की तैयारी में 5 गुना इजाफा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान की बरामदात में मजमूई तौर पर 20% का इजाफा देखने में आया है। Historic decision has been taken today. Complete electronics की manufacturing value chain में ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है and this will be over 6 years. बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर, और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 91,600। वजीर मौसूफ ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जे और आलात तैयार करने की स्कीम के लिए 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया फराहम किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि इससे रोजगार के 91,000 से ज्यादा बराह रास्त मौके पैदा होंगे, जबकि कई बिलवास्ता मुलाजमतें भी दस्तयाब हो सकेंगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान की अंदरूनी मुल्क पैदावार माली साल 2023-24 में बढ़कर 9,52,000 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि 2014-15 में ये 1,90,000 करोड़ थी। जनाब वैष्णव ने यह भी कहा कि काबीना ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आबपाशी के फायदों में तेजी लाने के प्रोग्राम के तहत बिहार के कोसीमीची राब्ता प्रोजेक्ट को शामिल किए जाने की मंजूरी दी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मज़कूरा प्रोजेक्ट से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में खरीफ सीजन में 2,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा इजाफी सालाना आबपाशी हो सकेगी। सरकार ने मार्च 2029 तक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की खातिर बिहार के लिए 3,652 करोड़ रुपए की मरकजी इमदाद को भी मंजूरी दी है। इस पर 6,282 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना लगाया गया है। जनाब वैष्णव ने बताया कि सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटेसिक कीमियावी खाद पर खरीफ 2025 के लिए तग़ज़िये पर मबनी सब्सिडी शरहों को भी मंजूरी दी है ताकि किसानों के लिए कम कीमत और रियायती शरहों पर कीमियावी खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। किसानों के हित के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। डीएपी का प्राइस 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी। इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टिमेट है 180 लाख मैट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में, और 37,216 करोड़ का इसका सब्सिडी का बिल रहेगा। जनाब अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने बिहार में 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 120.10 किलोमीटर तवील होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मज़कूरा प्रोजेक्ट 3,712 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से रोजगार के लिए काम करने के 48 लाख दिन दस्तयाब होंगे और बुनियादी ढांचे की तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। जनाब अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने मरकजी सरकार के मुलाजिमीन और पेंशन याफ्ता अफराद के लिए महंगाई भत्ते में 2% इजाफे की मंजूरी दी है।
एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है with effect from 1/1/25. This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में अकलियतों के साथ रवा रखे जाने वाले बर्ताव पर करीबी नजर रखे हुए है और बैनुल-अक़वामी सतह पर यह मामला उठाता रहा है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में भारतीय नुमाइंदे ने हाल ही में ये बात उजागर की थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां इंसानी हुकूक की पामाली की जाती है, अक़लियतों पर ज्यादतियां की जाती हैं और जमहूरी इक़दार को मुनज़्ज़म तरीके से कमजोर करना सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। एक और सवाल के जवाब में वजीर खारजा ने कहा कि भारत बांग्लादेश में भी अक़लियतों की खैर-ओ-आफ़ियत पर नजर रखे हुए है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पहले मुल्क की खारजा पॉलिसी का मंत्र बन गया है और अब भारत आलमी निज़ाम में महज एक शरीक मुल्क नहीं बल्कि मुस्तक़बिल को तय करने और इसे महफूज रखने में भी अहम रोल अदा कर रहा है। जनाब मोदी आज नई दिल्ली में एक प्राइवेट टीवी चैनल के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले के दौर में भारत की खारजा पॉलिसी हर एक से दूरी रखने की थी, लेकिन अब हर एक के साथ मिलकर काम करने की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने इजारादारी पर इंसानियत को तरजीह दी है और 21वीं सदी का आलमी इदारा बनाने की राह हमवार की है ताकि मसावियाना शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। बैनुल-अक़वामी माली फंड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया की निगाहें भारत पर हैं क्योंकि भारत दुनिया में ऐसी वाहिद बड़ी मईशत है जिसकी जीडीपी सिर्फ 10 साल में 2 गुना हो गई है और 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आ गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के नौजवान हुनरमंद बन रहे हैं और इख्तरा को आगे ले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक की 6ठी सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ारत ख़ारजा में मशरक़ी मुल्कों के उमूर के सेक्रेटरी जयदीप मुजुमदार ने आज नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि वज़ीर आज़म का थाईलैंड का यह तीसरा दौरा होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत करीब करीब $15 अरब की हो रही है। थाईलैंड के लिए भारत की बरामदात की मालियत तकरीबन $5 अरब है, जबकि थाईलैंड से होने वाली दरामदात की मालियत लगभग $10 अरब है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे में थाईलैंड की अपनी हममनसब पेइटोंग ट्रान शिनावात्रा के साथ बातचीत करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि बिम्स्टेक की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद जनाब मोदी अगले महीने की 4 तारीख से 6 तारीख तक श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। जनाब मोदी श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके की दावत पर वहां के सरकारी दौरे पर जाएंगे। इससे कबल श्रीलंका के सदर अपना ओहदा संभालने के बाद अपने पहले दौरे पर भारत आए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का यह चौथा दौरा होगा। इससे पहले वो 2019 में श्रीलंका गए थे। जनाब मोदी अपने दौरे में श्रीलंका के सदर के साथ तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा कई प्रोजेक्टों को वक्फ करेंगे जो श्रीलंका में भारत की इमदाद से बनाए जा रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशात की रोशनी में ऐसा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हिदायत दी है कि वो जस्टिस वर्मा को कोई काम न सौंपे। जस्टिस वर्मा को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर नाजायज नकद रकम मिलने के इल्जामात पर महकमा जाती इंक्वायरी का सामना है। भारत के चीफ जस्टिस ने इसके लिए 3 जजों पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया है। ये बात काबिल जिक्र है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के एहतजाज के बावजूद उनके तबादले का हुक्म सामने आया है। वज़ारत दिफा ने 156 हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर प्रचंड और तरबियती और दीगर मुताल्लिका साजो सामान की सप्लाई के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं, जिनकी मालियत 62,700 करोड़ रुपए है। पहला कॉन्ट्रैक्ट 66 हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर भारतीय फिजाइया को सप्लाई करने के लिए है, जबकि दूसरा 90 हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर भारतीय फौज को फराहम करने के लिए है। वजारत के मुताबिक इससे बुलंद मकामात पर मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई करने की सलाहियत में इजाफा होगा और ये हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर मुल्क में ही तैयार किए गए और डिजाइन किए गए लड़ाका हेलीकॉप्टर हैं और ये 5,000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर कार्रवाई में शामिल होने की सलाहियत रखते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1 मई से एटीएम से नकद रकम निकालने पर चार्जेस में 2 रुपए की इजाफा करने की इजाजत दे दी है। इस तरह हर महीने मुफ्त इस्तेमाल की हद से ज्यादा होने पर 23 रुपए की फीस ली जाएगी।
صارفین کو اپنے بینک کے ATM سے ہر مہینے 5 مرتبہ بغیر کسی چارج کے رقم نکالنے کی اجازت ہے، جبکہ میٹرو مراکز میں دیگر بینکوں کے ATM سے وہ 3 مرتبہ بغیر کسی چارج کے رقم نکال سکتے ہیں۔ غیر میٹرو مراکز میں یہ حد 5 ہے۔ اس کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اس مہینے کی 21 تاریخ کو ختم ہونے والے ہفتے میں $4.5 ارب کا اضافہ ہوا اور یہ $658 ارب 80 کروڑ تک پہنچ گئے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے جاری کیے گئے ہفتے وار اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران سونے کے ذخائر میں $2 ارب 80 کروڑ کا اضافہ ہوا اور یہ $77 ارب 27 کروڑ تک پہنچ گئے۔ بھارت کا تجارتی خسارہ اپریل سے فروری کے دوران 13,47,000 کروڑ روپے رہا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے آج جاری اعداد و شمار کے مطابق یہ پورے سال کے ہدف 15,70,000 کروڑ روپے کا 85.8% ہے۔ وصولیابیوں کا مجموعی حجم 25,46,000 کروڑ روپے رہا، جبکہ اپریل سے فروری کے درمیان مجموعی اخراجات 38,93,000 کروڑ روپے رہے۔ میانمار میں شدید زلزلہ آنے سے کم از کم 144 افراد مارے گئے ہیں اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ میانمار کی فوجی سرکار کے سربراہ مین آنگ ہلانگ نے آج شام ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ میانمار سرکار کے مطابق سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں متاثرہ لوگوں کے لیے خون کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ ریڈ کراس نے بجلی سپلائی منقطع ہونے اور بڑا نقصان ہونے کی اطلاع دی ہے، جس سے بچاؤ اور امدادی کارروائی میں دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ تھائی لینڈ میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بینکاک میں کم از کم 3 افراد مارے گئے اور ایک زیر تعمیر عمارت ڈھہ گئی۔ آج ملک بھر میں رمضان کے ماہ مبارک کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کے موقع پر لوگوں نے مساجد میں کثیر تعداد میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر عقیدت مندوں نے ملک میں امن و سکون، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ مختلف تنظیموں، اداروں اور لوگوں نے خیرات و زکوٰۃ کے پروگراموں کا اہتمام کیا، جس میں غریبوں اور ضرورت مند افراد کو کپڑے اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے عید الفطر سے قبل 500 بھارتی قیدیوں کی سزا معاف کر دی ہے۔ اس فیصلے سے بھارت اور خلیجی ملک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے۔ نریندر مودی حکومت کی سرگرم اور پائیدار سفارتی کوششوں نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران مختلف ممالک میں ہزاروں بھارتی قیدیوں کی سزا معافی اور رہائی کو ممکن بنایا ہے۔ اردن کے عمان میں جاری ایشیائی کشتی چیمپئن شپ 2025 میں بھارتی پہلوان منیشا بانوالا خواتین کے 62 کلو گرام زمرے کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ منیشا نے سیمی فائنل میں کلیمرا بلیمکزک کو 5-1 سے شکست دی۔ اس سے پہلے منیشا نے قزاقستان کی کھلاڑی اور کوریا کی ہین بٹلی کے خلاف زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ اپنے پہلے ایشیائی چیمپئن شپ خطاب کے فائنل میں منیشا کا سامنا اب کوریا کی اوکے کم سے ہوگا۔ بھارت نے اب تک ٹورنامنٹ میں کل 6 تمغے جیتے ہیں، جن میں سے 4 تمغے خواتین کے کشتی مقابلے میں اور 2 تمغے گریکو رومن میں حاصل کیے ہیں۔ مردوں کے فری سٹائل مقابلے کل سے شروع ہوں گے۔ IPL کرکٹ میں چنئی کے MA چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے چنئی سپر کنگز کے سامنے 197 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے چنئی کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بنگلور کی ٹیم سے بلے بازی کرنے کو کہا اور رائل چیلنجرز بنگلور نے 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 196 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکز نے ملک میں الیکٹرانک سامان کی مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کی خاطر الیکٹرانکس آلات تیار کرنے کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ سرکار نے فاسفیٹک اور پوٹاسک کیمیاوی کھاد پر خریف 2025 کے لیے تغذیے پر مبنی سبسڈی شرحوں کو منظور کر لیا ہے۔ مرکزی سرکار کے ملازمین اور پینشن یافتہ افراد کے لیے 2% مہنگائی بھتے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت پہلے ملک کی خارجہ پالیسی کا منتر بن گیا ہے۔ دفاع کی وزارت نے 156 ہلکے لڑاکا ہیلی کاپٹر پرچنڈ کی سپلائی کے لیے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے ساتھ 2 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ میانمار میں شدید زلزلہ آنے سے کم از کم 144 افراد مارے گئے ہیں اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور اردن میں سینئر ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی منیشا بانوالا خواتین کے 62 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔